अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बरतानिया में 10 साला सारा शरीफ थी टॉप स्टोरीज और अब जरा हम बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर बरतानिया से आई है और बरतानिया की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और उस बच्ची के वालिद और सौतेली मां को मुजरिम करार दिया है। लंदन की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मकतूला के बाप इरफान शरीफ और उसकी सौतेली मां बीनिश बतूल को कत्ल का मुजरिम करार दे दिया है। अब ये जो केस है इसकी डिटेल हम आपके सामने ज़रा लेकर आते हैं। 10 साल की बच्ची थी ये सारा शरीफ और उसकी लाश वॉकिंग में गुज़िश्ता बरस 10 अगस्त को उस घर से मिली थी जहाँ पर वो बच्ची रहती थी अपने वालिदैन के साथ। और बरतानवी पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि सारा के जो वालिद, उसके चचा और उसकी सौतेली माँ, ये सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल ये लोग पाकिस्तान रवाना हो गए थे। बेसिकली पाकिस्तान भाग गए थे ये लोग। और जब ये लोग पाकिस्तान पहुँचे हैं तो फिर सारा से मुताल्लिक इत्तला पाकिस्तान से ही उसके वालिद ने बरतानिया के इमरजेंसी नंबर्स पर दी थी। और बरतानिया की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए फिर पाकिस्तान से रब्ता किया गया था। 1 महीने के बाद जब ये लोग बरतानिया वापस आए तो तीनों को, यानी कि उस बच्ची के बाप को इरफान शरीफ को, उसकी सौतेली माँ बीनिश बतूल को और उसके चचा को, तीनों को जहाज़ से ही हिरासत में ले लिया गया था। और ये जो मुकदमा है ये सारा की हलाकत के 1 साल के बाद शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर ने सारा से होने वाले सलूक की तफसीलात अदालत में पेश की। उसकी टूटी हुई हड्डियों के एक्सरे दिखाए गए। कंप्यूटर की मदद से उसके जिस्म पर जो ज़ख्मों के निशानात थे वो वाज़े किए गए, अदालत में सबको दिखाए गए। एमिली जोन्स जो कि प्रोसिक्यूटर थी, उसने दर्जनों हौलनाक ज़ख्मों, जिनमें नए ज़ख्म थे, पुराने ज़ख्म थे, जलने के निशानात थे, दांतों से काटे जाने के निशानात थे, उसके बारे में तफसीलात अदालत को फ़राहम की। और ये भी बताया कि उसके बच्ची के पेट पर भी ज़ख्म थे, उसके दिमाग पर भी चोटें थीं और सारा के सर को और उसके चेहरे को ढाँप कर कई मर्तबा उसे पीटा गया था। और समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जो है वो सबको वॉकिंग सरे के उस मकान में भी लेकर गए जहाँ पर सारा रिहाइश पज़ीर थी और जहाँ उसका कत्ल हुआ था। और वो फुटेज भी दिखाई गई जब वो पहली बार सारा की लाश दरियाफ़्त करने के लिए पहुँचे थे। अदालत में जब ये केस चल रहा था, काफ़ी लंबा ये केस चला, तो इरफान शरीफ जो कि उस बच्ची का बाप था, उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि उसका अपनी बेटी के कत्ल से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उसने ये इकरार किया था कि उसने सारा को थप्पड़ वग़ैरह मारे होंगे, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि वो उसके कत्ल में मुलव्विस था। और उसने अपनी बीवी पर मार-पीट का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये कहा था कि वो जो उसकी बीवी थी, यानी कि सारा की जो सौतेली माँ थी, वो उसकी गैर मौजूदगी में बच्ची पर तशद्दुद करती थी। लेकिन बाद में ज़ाहिर है जब ये केस आगे बढ़ा तो पता ये चला कि ये शख्स जो है वो इस बारे में झूठ बोल रहा था। फिर काफ़ी समाअत होती रही, काफ़ी जिरह हुई और फिर फाइनली अब दौरान समाअत इरफान शरीफ ने सारा को आए हुए तमाम ज़ख्मों की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और उसने ये कहा कि मैंने सारा को धाती डंडे से मारा, उसको क्रिकेट बैट से मारा, उसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी मारा। तो ये सारे एतराफ़ात जो थे वो उस शख्स ने अदालत के सामने कर लिए। ये अदालत के सामने नहीं आया कि सारा के जिस्म पर जो दाँतों के काटने के निशान थे और जो इस्त्री से जलाए जाने के निशान थे, ये काम किसने किया था। तो और अब ये बात शायद पता भी ना चल सके किसी को, क्योंकि अब मुजरिमान का तयन हो गया और अब उन्हें सज़ा मिलेगी। जूरी को बेसिकली इस बात का यकीन हो गया कि इरफान शरीफ ने कत्ल किया अपनी बेटी का, लेकिन उसने ये कत्ल अकेले नहीं किया। और जो उसकी बीवी थी, यानी कि सारा की जो सौतेली माँ थी, उसने इस काम में इरफान की मदद भी की या उसकी हौसला अफ़ज़ाई भी की। इस वजह से उसका भी सारा की मौत में एक अहम किरदार था। फिर एक तीसरा किरदार फैसल मलिक जो कि सारा का चचा है, उसने भी मुकदमे के दौरान गवाही देने से इनकार किया और जूरी को प्रोसिक्यूशन के इस दावे पर यकीन हो गया। उनको घर में पेश आने वाले वाक़यात का इल्म था, यानी कि उसके चचा को, फैसल मलिक को, बच्ची पर तशद्दुद का मुकम्मल तौर पर इल्म था, लेकिन उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे सारा की मौत से कबल होने वाले तशद्दुद को रोका जा सके। ये कातिल अब पकड़े गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये जो 10 साल की बच्ची थी सारा शरीफ, वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। और इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर मेरा जो पहला रद्द-ए-अमल है वो एक इंसानी रद्द-ए-अमल है
और ये एक नहायत ही हौलनाक वाक़या है। ये मामला बेसिकली तशद्दुद का, बदसलूकी का है और ये उन तमाम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है जो कि ख़ास तौर पर अपने घरों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं और हमारे बरतानवी माशरे में वो रह रहे हैं। तो उनका भी बयान इस हवाले से सामने आया है। लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से ये एक बहुत तशवीशनाक चीज़ है, क्योंकि ये जो फ़ैमिली है वो पाकिस्तानी नजात फ़ैमिली है। तो ज़ाहिर है इस केस का फिर जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ता है और पाकिस्तान की जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी होती है। दुनिया के बाकी ममालिक में क्या हो रहा है, आइए ये भी जानते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं शाम की तरफ, जहां पर शाम के निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं और ये शख्सियत जो है वो है मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर को शाम का निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्हें 1 मार्च 2025 तक शाम का निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया है। बाकियों ने जो बशारुल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको तहलील करने का ऐलान किया है और जो जेलें थीं जहां पर बशारुल असद ने अपने मुखालिफिन को और बहुत सारे लोगों को रखा था और वहां पर बड़ा तशद्दुद किया जा रहा था लोगों पर, वो सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बागियों ने उन जेलों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। फिर एक और चीज़ हम देख रहे हैं वो है कि शाम पर इसराइल ने कई हमले किए हैं, कई जो फ़ौजी अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया है और ये तकरीबन 500 के करीब हमले हैं जो कि किए गए हैं इज़राइल की तरफ से शाम पर। और इज़राइल ने बेसिकली जो ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियाँ हैं उनके मशरिक़ में एक बफ़र ज़ोन में फ़ौज भी भेज दी है, जिसने 70 से 80% शाम के जो स्ट्रेटेजिक फ़ौजी असासे हैं उनको तबाह कर दिया है। अब ये चीज़ हमें दोबारा से उस चीज़ की तरफ लेकर जाती है कि जो प्लान है नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का, यानी कि गज़ा से लेकर शुमाली शाम तक ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा है। अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां पर अमेरिका के सुबकदोश होने वाले सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी तारीख़ में एक ही दिन में तकरीबन 1500 मुजरिमान की सज़ाएं कम करके नई तारीख़ रकम कर दी है। इससे कबल किसी भी अमेरिकी सदर ने इतनी बड़ी तादाद में मुजरिमान की सज़ाओं को एक ही दिन में कम नहीं किया था। और अमेरिकी जो मीडिया है उसके मुताबिक बेसिकली जो बाइडेन थे उनके ऊपर काफ़ी दबाव था जब उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को गन और टैक्स केस में माफ़ करने का जो ये एक ऑर्डर जारी किया था। बेसिकली वाइट हाउस के मुताबिक ये इक़दाम उन अफराद के लिए था जो कि कम से कम 1 साल से अपने घरों में सज़ा काट रहे थे और जिन्होंने कामयाबी के साथ, अब ये चीज़ आ तो रही है अमेरिका में बहुत सारे हलकों की तरफ से कि ये अच्छा काम किया है इन्होंने, लेकिन बुनियादी बात वही है कि अपने बेटे को जब आपने माफ़ कर दिया तो फिर उसके बाद उस कदम को कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और सदर जो बाइडेन ने यही काम किया है। अमेरिका से ही एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ये ख़बर है दुनिया के अमीर तरीन शख्स के हवाले से। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसे फ़र्द बन गए हैं जिनकी दौलत 400 अरब डॉलर्स के हिस्से को छूने में कामयाब हुई है। उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स उसकी कदर 350 अरब डॉलर्स और जो टेस्ला है उसके हिस्से की कीमतों में इजाफे के बायस 11 दिसंबर को इलॉन मस्क की दौलत में 62.8 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। जो गैप है उनका और दुनिया के जो दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं जेफ बेजोस, उनका वो तकरीबन 198 अरब डॉलर्स हैं। 2024 के दौरान इलॉन मस्क की दौलत में अब तक 218 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है और ये भी अपनी जगह पर एक रिकॉर्ड है और डोनाल्ड ट्रंप के हामी होने के बायस उनकी कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये एक नया जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट है अमेरिकी हुकूमत में बनाया गया है, उसकी भी सरबराही करेंगे। और अब एक और मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं और हम ज़रा बढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। बुनियादी मामला यह है कि जब से यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से हमने ये देखा कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर अपनी जारहियत जो है वो कई गुना बढ़ा दी और 45,000 के करीब लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया। तो जो अवाम का रिस्पॉन्स इसराइल के ख़िलाफ़ सामने आया उसमें एक रिस्पॉन्स ये था कि अवाम ने, लोगों ने, सारी दुनिया के लोगों ने उन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू किया जो कि इसराइली मैन्युफैक्चर थी या फिर वो प्रोडक्ट्स जो कि इसराइल को सपोर्ट करती थी।
थी। और एक और रिस्पॉन्स सामने आया, वो रिस्पॉन्स ये था कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी सामने आने लगी मुख्तलिफ ममालिक में जो कि ये कहती थी, ये क्लेम करती थी कि हम जेनोसाइड फ्री हैं, हम इसराइल को सपोर्ट नहीं करते और हम जो हैं वो हक के रास्ते पर खड़े हुए हैं। तो ऐसी एक प्रोडक्ट जो है वो बरतानिया में लॉन्च हुई है। हमारे नुमाइंदे जो है नवीद आलम साहब, वो हमें बता रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट है क्या और इसका मामला है क्या। जी नवीद, ज़रा बताइएगा कि ये जो गज़ा कोला के नाम से लॉन्च हुई है कोला, जिसको जेनोसाइड फ्री कोला भी कह रहे हैं, ये क्या है, कैसी है, कितने की है और क्या रिस्पॉन्स है इसके हवाले से? जी अवैस साहब, टेस्ट इसका दूसरी कोला से ज़्यादा मुख्तलफ नहीं है, लेकिन ये महंगी बहुत ज़्यादा है। आम कोला जो वो 1 पाउंड में मिलती है, इसकी प्राइस जो है वो 2 पाउंड 50 पेंस है। इसको यहाँ पे सेंट्रल लंदन में हिबा एक्सप्रेस एक शॉप है, वो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। उन्होंने इसराइली जहारियत जो कि फ़लस्तीन में जारी है, जहाँ पे मासूम बच्चे और फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, उसकी अवेयरनेस के लिए इन्होंने ये कोला लॉन्च की है और लोग इसको बड़ी तादाद में ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ कंसर्न भी शो कर रहे हैं कि इसको बिज़नेस बना लिया गया है। बिल्कुल, आम कोला जो 1 पाउंड में मिलती है, इसको 2 पाउंड 50 पेंस में बेचा जा रहा है। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस भी आ रही है। एक ऐसा थीम भी वहाँ पे बनाया गया है कि फ़लस्तीनी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, वहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी नुमाया तौर पे रखे गए हैं। इस कोला की फ़रोख्त काफ़ी हो रही है। लोग जब से बड़े जो ब्रांड्स हैं जैसे पेप्सी और कोका कोला को बैन किया हुआ है और लोग बाइकआउट कर रहे हैं, उसके बाद इस कोला की मकबूलियत में काफ़ी नुमाया इजाफा हुआ है और जो बड़े आउटलेट्स हैं दुनिया के मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने भी इसको कवर किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इसको लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि इतनी महंगी अगर ये कोला बेची जा रही है, जो वहाँ से मुनाफा कमाया जा रहा है, जो पाउंड्स वहाँ से लिए जा रहे हैं, वो क्या फ़लस्तीनियों के जो एड है, जो खुराक की ज़रूरत है वहाँ पे, उस पर ख़र्च किए जा रहे हैं या नहीं। इस हवाले से जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। नवीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे जेनोसाइड फ्री कोला यानी कि गज़ा कोला जो है उसके हवाले से। अब देखिए मामला जो है वो दो तरफ़ा होता है। ज़ाहिर है हम सबको ये बात हम सब ये बात जानते हैं, ये बात मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करती हैं, इसराइल की फंडिंग करती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का हमें बॉयकॉट करना चाहिए, उन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च होती है जो कि इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है, तो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर ऑडिट करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्या है और वो प्रोडक्ट क्या वाकई जो है वो उन लोगों को फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस का मामला है। जी तो नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद। अब बात करते हैं ज़रा क्रिप्टो करेंसीज़ की और बिटकॉइन की। हमने ये देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका अमेरिका के सदर बनने का ऐलान हुआ, तो उसके बाद ये जो बिटकॉइन था ये अचानक से आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। $1,00,000 तक इसकी जो है वो कीमत पहुँच गई। ये सारा मामला क्या हुआ, ये कैसे काम होता है डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन का, और ये जो सारे वॉलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या हैं, पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है और ये क्यों इतना ज़्यादा ऊपर गया, और ये जो मामलात हैं ये क्या है। इन मामलात को हमने समझना है और इन मामलात को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा अगर हमें बैकग्राउंड ज़रा समझा दें कि ये जो ट्रंप जब इसके जीतने की खबर आई तो ये बिटकॉइन $1,00,000 तक पहुँचा, ये क्यों पहुँचा, क्या हुआ, ऐसा रीज़न क्या है? अच्छा, इसकी 2 वजूहत थी। तो ये थी कि जो हमारे पास बिटकॉइन है उसकी हाल्विंग होती है। हाल्विंग जो होती है बेसिकली सॉफ्टवेयर में लिखी हुई होती है। हमारे जो बिटकॉइन का जो प्रपोजल है, जिसको हम एक तरह से कोडिंग कहते हैं, उसमें ऑलरेडी ये मेंशन होती है कि हर 4 साल बाद जो है या 2,10,000 ब्लॉक के बाद जो हाल्विंग होती है, यानी कि बीटीसी का जो रिवॉर्ड होता है, ब्लॉक रिवॉर्ड, वो हाफ हो जाता है। इत्तेफाक से इसी साल जो था वो इलेक्शन भी आया और पिछले अरसे में देखा ये गया है कि जब भी आपके पास ये जो हाल्विंग का सिलसिला शुरू होता है, उसी साल में जो है वो जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ऊपर चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब ब्लॉक रिवॉर्ड कम होता है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से अगर ये दोनों मैं पॉइंट देखूं, और प्लस तीसरा पॉइंट ये था कि जो हमारे जो ट्रम्प थे,
जो ट्रम्प है इस वक्त यूएसए के जो जी जी प्रेसिडेंट, जी। उनका तो फोकस ही अब क्रिप्टो की तरफ है। हाँ और मेजॉरिटी इस वक्त जो यूएसए के जो लोग हैं या यूएसए के यूजर्स हैं या और जो दूसरे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर सपोर्टिंग द बिटकॉइन इन दी क्रिप्टो करेंसी। सही। तो इसलिए आपको जो है बूम नजर आया, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये प्राइस अभी और ऊपर जाना बाकी है। मतलब फोरकास्ट है फ्यूचर की वो ये है कि इसको हम मजीद और ऊपर जाता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी हमारे पास मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे पास हाल्विंग के बाद कोई तकरीबन 500 डेज होते हैं, और ये पिछली हिस्ट्री यही कहती है कि इन 500 दिनों में हमेशा से एक बुल रन आता है, यानी कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है या पैसे अच्छे बनाना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट देख के उसका जो है यूज केस पढ़ के उसका रोड मैप देख के उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख्याल से अगले 6 से 8 महीने आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहले आपको बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, अब पहले अपना वो एक पीक यानी कि ऑल टाइम हाई बनाएगी, और हो सकता है वो अगले 2-4 महीने के अंदर आपको नजर आ जाए। दूसरा ये कि उसके बाद हमारा एक ऑल्ट सीजन होता है, दूसरा ये कि हमारा एक ऑल्ट सीजन होता है, और उसमें फिर बाकी जो करेंसीज होती हैं वो भी ऊपर जाती हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर जाना बाकी है। चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं हमारे नाजरीन के लिए, ये हमारी किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम किसी किस्म का मशवरा नहीं दे रहे कि आप ये कर लें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लें या किसी और करेंसी में इन्वेस्ट कर लें। ये जो हमारा सेगमेंट है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो को समझना है। तो दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, हमारी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए हारून साहब कि ये जो क्रिप्टो है इसके अंदर बूम और बस्ट का जो साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल होता है, वो कब कब आता है, किस तरह आता है? अच्छा, ये देखिए मैंने अभी भी कहा था कि इसमें ये 4 साल के बाद हमेशा से आता रहा है। पहले आया था 2012 में, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी और खाली एक ही प्रोजेक्ट था, वो था बिटकॉइन, एक ही क्रिप्टो करेंसी थी। हाँ। इसके बाद जो है वो 2015 में इथीरियम आए, इथीरियम के बाद और बहुत सारी करेंसीज आना शुरू हुई। तो अगर देखा जाए तो 2016-17 का बुल रन था, 2020-21 का बुल रन था, और अब ये 2024-25 का बुल रन है। ओके। और मजीद की बात यह है कि इस दफा का जो बुल रन है ये चौथा बुल रन है, और चौथा बुल रन हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्थ बुल रन होगा, ये जो अब आ रहा है बुल रन, या जो हम जिसमें दाखिल हो चुके हैं, ये बहुत ही सुपर साइकिल बुल रन होगा। और इसमें आपको बड़ा इंसेन किस्म का आपको एक ह्यूमंगस ग्रोथ नजर आएगी आपको क्रिप्टो करेंसीज प्रोजेक्ट में, बिटकॉइन में, और जो दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से। अच्छा, तो ये हमेशा से एक रहा है, और 4 साल का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया, क्योंकि 20 के बाद जो 21 का बुल रन आया, उसके बाद 22 में और 23 में क्रैशेस आए थे। एक डाउनफॉल आया था, बीटीसी ने अपनी पोजीशन में आई थी 15-16 हज़ार डॉलर के आसपास। अगर आप उसका देखें तो अभी भी इसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से अभी इस बिटकॉइन का जाना ऊपर बाकी है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में लोग ये काम किस तरह करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है इसकी कानूनी हैसियत हमें पता है कि ये मामला जो है वो लीगल नहीं है। अच्छा देखिए, जहाँ तक बात है अलाउड की नहीं है, एक्चुअली रेगुलेट नहीं है। हम ये वर्ड ये यूज नहीं कर सकते कि ये लीगल है या इलीगल है। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो इलीगल लीगल की बात नहीं होती, उसको रेगुलेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में कोई 15-16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर्स हैं। अच्छा। जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के शोबे से मुंसलिक हैं। वो खरीदते हैं, बेचते हैं, उस पर पैसे कमाते हैं, कभी गंवा भी देते हैं, इसके अलावा एक अरसे के लिए होल्ड भी करते हैं। और जहां तक बात है एक्सचेंजेस सपोर्ट करने की, तो कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, उनके पास अपना डेटा मौजूद है, यानी कि हम उनके साथ केवाईसी करके हम उनके साथ फिर काम करते हैं। जैसे बाइनेंस है, कोकॉइन है, बिटरेक्स है, और भी बहुत सारी ऐसी लातादाद ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान में अलाउ किया गया, या वो पाकिस्तान को भी अलाउ करते हैं। तो उनके पास सारा डेटा मौजूद है, सारी केवाईसी उन्होंने की होती है नो योर कस्टमर के हवाले से। जी। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो कंप्लायंस है, जो हमारे जो लॉज फर्म्स हैं या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हम उनसे रब्ता करते हैं और वो फिर उनको सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो जो यूजर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, उनको हमेशा से एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब आप कोई डॉलर, जब आप क्रिप्टो का डॉलर खरीदते हैं जिसको हम यूएसडीटी कहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपने देखभाल की खरीदारी करनी होती है। और अगर आपको वहां पे कोई इस तरह का स्कैम या इस तरह का आपको कोई एलिमेंट नजर आए नेगेटिव, तो उसको अवॉइड। अच्छा, अब ये जो स्कैम की आपने बात की, स्कैम्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो उनसे बचने का तरीका क्या है? अच्छा, स्कैम की ना बहुत सारी यहाँ पे किस्में हैं। अच्छा। पहले जो आए थे स्कैम वो ज्यादातर एमएलएम स्कीम की थी, वो ठीक है ना, जैसे वन कॉइन आपके सामने था, बिफोर यू था, और भी बहुत सारे ऐसे जो थे जो अपने नाम पे आगे लगाते थे कि जी क्रिप्टो करेंसी ये प्रोजेक्ट है, जबकि वो क्रिप्टो करेंसी थी नहीं। क्रिप्टो करेंसी तो देखें एक ओपन पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, जहां पर आप कहीं से भी खरीद सकते हैं और कहीं भी उसको जाके सेल आउट कर सकते हैं। एमएलएम में ऐसा नहीं होता। तो ज्यादातर वो एमएलएम जो होती है उनकी एक तो लाइफ बहुत कम होती है, 6 महीने साल से ज्यादा नहीं करते, और उसके बाद फिर वो स्कैम हो जाते हैं या फिर वो एग्जिट ले लेते हैं। बाकी रही दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनके स्कैम होने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि वो इंटेंशनली स्कैम होते हैं,
उनको पता होता है कि हमने एक दफ़ा उसकी मार्केटिंग करनी है और उसके बाद हम उसकी प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, उसको सेल आउट करेंगे और लोग ज़्यादातर और ग्रीड फिर का गायब हो शिकार हो जाएंगे। जाते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो जो वैसे तो उनकी इंटेंशन नहीं होती एग्जिट लेने की या स्कैम होने की, बट अगेन कुछ इस तरह के सिस्टम में फ्लॉ आ जाते हैं या उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है या एल्गोरिथम फेल हो जाता है। जैसे लूना क्रैश आया था आज से कोई 2-3 साल पहले, तो लूना क्रैश इतना इतना इंसेन किस्म का था, वो इतना बुरा किस्म का वो क्रैश था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, लोगों ने पैसे ज़ाय किए, इवन कुछ पैसा मेरा भी चला गया उसमें। लेकिन वो बेसिकली स्कैम नहीं था, बाद में लोगों ने उसको स्कैम का नाम दिया, बेसिकली वो स्कैम नहीं था, टेक्निकली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जो अच्छा, उसका एल्गोरिथम था वो फेल हो चुका था। लेकिन नुकसान हुआ तो नहीं। जो सप्लाई थी वो 365 मिलियन से बढ़ते 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 वो 6 ट्रिलियन पे चली गई थी, और जहां पर उसकी प्राइस $119, उसकी $119 जो टच किया था, वो नीचे गिर के जो है उसमें 0.00000 की प्राइस पे आ गया था। ओहो, खत्म तो हो उस गया। पर काफी ज्यादा लोगों ने कहा कि जी ये स्कैम है, तो वो मैं नहीं समझता कि वो स्कैम था, बट देयर वाज सम टेक्निकल फॉल्ट हम्म। और सम टेक्निकल ग्लिच इन दैट। बट फिर भी देखना चाहिए, जब आप कोई प्रोजेक्ट बाय करते हैं तो जरूर किसी एडवाइजर से पूछें या उसकी खुद जाके तहकीकात करें आप। अब तहकीकात करने का मसला ये होता है कि लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये भाई ये बिल्कुल। कॉइन है, टोकन है, ये लेयर 1 लेयर 2, ये कौन सा है, ये किस कैटेगरी में आता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। आजकल एक बड़ा चल रहा है मीम कॉइन का रिवाज, आपको पता है मीम कॉइन बहुत ज्यादा, अच्छा। आपको पता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। कुछ मीम कॉइन अच्छे होते हैं जो बाकायदा इवेंट के ऊपर बनाए जाते हैं, उनके ऊपर पैसा आता है, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं उसके ऊपर और उसको परचेज भी करते हैं। कुछ अच्छे मीम कॉइन है, कुछ ऐसे, मेजॉरिटी मीम कॉइन इस वक्त जो है वो मार्केट में जल्दी एग्जिट ले लेते हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट है उसमें कमाना ज़्यादा आसान है या पैसा गंवाना ज़्यादा आसान है? देखिए, अब जिस मार्केट में हमने एंट्री ले ली है ना, उसमें अभी कमाना हमारे लिए बेहतर है, आसान है। उसकी वजह ये कि लोग एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं भी हो। जब आप किसी को प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट को तो कोई जानता नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल आपको मैं बिटकॉइन की दूँ। व्हेन इन 2012 व्हेन आई स्टार्टेड टू टेल पीपल कि द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज राइट नाउ इज $100 और $80 और $25 जो एक चल रही थी उस जमाने में, तो लोग इसको समझते थे स्कैम है, ये किन चक्रों में पड़ गया। और आज वही स्कैम जो $1 लाख तक पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये कि ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि आप किस प्रोजेक्ट में आप कब पैसे लगा रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि अक्सर लोग जो ना बिल्कुल एंड में जाके खरीद रहे होते हैं, क्योंकि जब वो एंड में पहुंच रहा होता है उसकी मार्केटिंग, उसकी हाइप इतनी मार्केट में आ ज़्यादा हो चुकी चुकी होती है, होती उसकी है। आवाजें हाँ। इतनी आ रही होती है इंटरनेट के ऊपर या न्यूज में, लोग जब परचेज कर रहे होते हैं। लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसकी प्राइस लो थी या उसकी मार्केट, उसकी वैल्यू उसकी अंडर वैल्यूड थी, उस वक्त उसको परचेज। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिप्टो एडवाइज़र हैं, और हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये मामला जो कि बिटकॉइन के साथ हुआ ये हुआ क्या। लेकिन अगेन एक बात और फिर मैं आपको बता दूं कि जी ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है किसी भी सूरत। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग जो है वो जाकर इस काम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इट विल बी टोटली योर ओन डिसीजन। हम इसकी एक अवेयरनेस के हवाले से और इसको समझने के हवाले से ये सेगमेंट कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप बरतानिया जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आप अपने ख्वाबों को ज़रा लगाम दीजिए, क्योंकि बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि अब हम इमिग्रेंट्स के आने पर पाबंदी लगाएंगे और बरतानिया जाना अब बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये उन्होंने जो ऐलान किया है, यह ऐलान उन्होंने क्यों किया है, इस पर हम बात करेंगे। और उन्होंने बुनियादी तौर पर बरतानिया आने वाले जो तारकीन वतन हैं उनकी तादाद कम करने के लिए कमर कसने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि जी हम इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात का एक मंसूबा लेकर आ रहे हैं। और कुछ स्टेटिस्टिक्स आए थे सरकारी, जिसमें ये पता चला कि जी पिछले साल जो लोग बरतानिया आए हैं उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। और इस हवाले से फिर कीर स्टारमर जो है उन्होंने तशवीश का इजहार किया। तो हम बात करेंगे जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं, नवीद आलम साहब। उनसे हम इस पूरी वाक़े की तफसील लेते हैं और जानते हैं कि अब बरतानिया जाने वालों को किन सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। जी नवीद आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अवैस साहब। नवीद साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे बताइए कीर स्टारमर को ये जो ऐलान उन्होंने किया है कि जी अब हम इमिग्रेशन पर ज़रा कदगने लगाएंगे, ये ऐलान करने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, ये एक समझने की जरूरत है वैसा, नेट इमिग्रेशन जो पिछले 3 सालों से इनकी पीक पे चली गई थी। नेट इमिग्रेशन का मतलब है कि आने वाले लोग और छोड़ के जाने वाले लोग, उनकी जो तादाद है वो 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। अच्छा, जो डिफरेंस है जो हाईएस्ट आप कह लें कि पिछले 20 सालों में इससे ज्यादा तादाद नहीं बढ़ी। तो इसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है पब्लिक सर्विस पे।
पब्लिक सर्विस का मतलब है कि आपकी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, आपके जो स्कूल्स हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी जो हाउसिंग है, उस पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, क्योंकि इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जो लोकल यहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे हैं, उनकी सर्विसेज मुतासर होती हैं। इस वजह से ये एक ऐसा सियासी मसला बन चुका है कि जिसको आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान के काला बाग डैम से। ना वो बनेगा और ना वो रुकेगा। तो बिल्कुल। इसी को देखते हुए पिछली हुकूमत ने ऐसे कोई इकदाम नहीं किए कि इमिग्रेशन को रोका जाए। अब ये हुकूमत आई है, अब ये वादे कर रही है, ऐलानात भी कर रही है। पिछली हुकूमत भी यही ऐलान करती थी कि हम इमिग्रेशन में कमी लाएंगे, कमी लाएंगे। ये एक सियासी नारा बन गया है, और जो माहरीन है वो यही कहते हैं कि इनसे अब कंट्रोल ये होने वाली नहीं है। सही लिखा कि नेट इमिग्रेंट्स जो थे उनकी तादाद, उनके नंबर्स जो हैं वो पिछले 3 सालों में ज़्यादा थे। तो पिछली हुकूमत में इसका मतलब है कि इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसी नरम थी, उसकी क्या वजह थी? वैसे अब आपको याद होगा कि जब 2007-8 में रिसेशन आया था जी हाँ, पूरी दुनिया में, बिल्कुल। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। बरतानिया और यूरोप ने इमिग्रेंट्स के लिए दरवाजे खोल दिए, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए। बरतानिया अब क्या करता है, बरतानिया ने एजुकेशन, इनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज भी हैं, और यहाँ से पूरी दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं या पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं, और वो रोल भी प्ले करते हैं दुनिया में। लेकिन इनकी ऐसी गोस्ट कॉलेजेस भी हैं, जो यूनिवर्सिटी है जो 2008 में बनाई गई थी। जी। ऐसे स्टूडेंट्स को भी 40-40, 45-45 साल के जो थे, उनको कॉलेजेस में एडमिशन दिया गया। वजह क्या थी? पैसा इकट्ठा करना था। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो यहाँ का जो होम स्टूडेंट है वो 6,000 अगर फीस देता है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो 12,000 फीस देता है। 2008 में भी यही किया था। इस वजह से जब ब्रेक्जिट हुआ, कोरोना हुआ, तो कोविड के फौरन बाद इकॉनमी जो है ना वो इनकी डाउन जा रही थी। उस इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज बहुत डाउन जा रही थी। कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम बंद होने पे मजबूर हो जाएंगे, और हजारों लोग अपनी जॉब्स उनकी जाया होने का खदशा है। तो इस वजह से जो ऋषि सुनक थे, वो खुद चांसलर भी थे, जिन्हें वजीर खजाना भी कहा जाता है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतने वीजे दिए कि उतने एक कैप होती है कि हमने 1 लाख या 2 लाख स्टूडेंट्स को वीजा देने हैं। लेकिन सही। उन्होंने जिस शख्स ने अप्लाई किया है वीजा, उसको उन्होंने वीजा दे दिया। उसकी वजह ये थी कि ये 16-16 हजार पाउंड एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से 1 साल की ये फीस लेते रहे, और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्होंने ये दरवाजे खोल दी, या आप कह लें कि नरम कर दी। वीजा हासिल करने की जो प्रोसेस था उसको नरम कर दिया। सही। ये पूरा काम जो है, पूरी इकोनॉमी इनकी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये स्टूडेंट से, इंटरनेशनल स्टूडेंट से चल रहा होता है। हमारे अपने जो ओ लेवल और ए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में एग्जाम्स देते हैं, वो कई अरब रुपए जो है वो बरतानिया भिजवाते हैं हर साल सिर्फ एग्जाम्स की मद में। तो कितना बड़ा ये एक सिलसिला इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये जो केयर स्टैमर है, ये क्या इकदाम करेंगे इमिग्रेशन को और जो लोग आ रहे हैं बरतानिया उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए? पहले तो इन्होंने सबसे जो पहली पाबंदी लगाई है वो जो केयर वर्कर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी दुनिया के मुल्क से वो आते हैं, तो उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके वीजे जो है ना वो बंद कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक स्टूडेंट आता था, लड़का या लड़की, वो अपने साथ अपना हस्बैंड या वाइफ भी लेके साथ आ सकता था, ये कानून के मुताबिक। लेकिन अब वो बंद कर दिया। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा वो अकेला ही आएगा। और इसी तरह जो केयर होम्स के वीजे यहाँ पे थे या स्किल वर्कर के वीजे थे, उसमें भी आप डिपेंडेंट ला सकते थे। अब वो भी, उसको भी बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से 16% जो है ना स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में कमी आई है, और 40% स्किल वर्कर जो वीजा है उसमें वैसा कमी आई है। और जो पहले थ्रेशोल्ड था 25 के पर ईयर का, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 38,000 पाउंड उसकी सालाना आमदन जिसकी होगी, जिसको जॉब ऑफर करेगा कोई, वही स्किल वर्कर वीजे पे यहाँ पे आ सकता है। और वो 1,000 पाउंड हर महीने, यानी कि कोई 3.25 लाख जो रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो हर महीने यहाँ की हुकूमत को 5 साल के लिए देगा। उसके बाद वो उसको
कंसीडर करेंगे कि वो इस मुल्क में परमानेंट रह सकता है या नहीं। तो इस वजह से काफ़ी कमी आ गई है और ये मज़ीद भी इस पे इक़दाम करने चाह रहे हैं कि जो गोस्ट कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स या इंग्लिश टेस्ट के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, उन पे भी स्क्रूटनी लगाने का इन्होंने फैसला किया है। तो अब सूरत हाल को देखकर जो स्टूडेंट्स हैं और उनकी फैमिलीज जो हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर? वैसा जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है और स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, स्किल वर्कर के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो केयर बिल्कुल। होम्स पे वीज़ों पे आए थे उनके साथ भी बहुत फ्रॉड हुआ है। और मैं कुछ लोगों से ऐसे मिला भी हूँ कि उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन वो जब वहाँ यहाँ पे पहुंचे हैं तो ना उनकी आगे कंपनी थी, ना उनकी कोई जॉब थी और वो बेचारे कभी किसी वकील के पास जा रहे हैं, कभी किसी वकील के पास जा रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन जब आपकी कंपनी बंद हो जाए उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, आपने उस वीजे को स्विच करना होता है, जो कोई एक और प्रोसेस है, आपको 15 से 20,000 पाउंड वो और खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जब इमिग्रेशन आ जाती है, बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स जब आ गए हैं इस मुल्क में, जिस भी कैटेगरी में आए हो, इसका मतलब है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो मार्केट में इस वक्त जो जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। जो केयर वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स में भी कमी आई है। जो स्किल वर्कर वीजा पे जो लोग आए हुए हैं उनकी जॉब्स में भी मुसलसल कमी आ रही है। जो ये ऐलान किया गया है और जो इकदाम किए गए हैं केयर स्टार्मर की तरफ से, तो उस पर उनकी हुकूमत के जो दीगर लोग हैं या जो ऑपोजिशन वाले हैं और जो अवामी हल्के हैं उनकी राय क्या आई है, क्या रिस्पॉन्स आया है? वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने तो अब ऐसा जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसको ब्लेम कर दिया और जो अपोजिशन पार्टी है वो मौजूदा हुकूमत को ब्लेम कर रही है कि इनकी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो मुसलसल क्रिटिसाइज कर रही हैं कि पहले आप जब आपको ज़रूरत होती है इमिग्रेंट्स की तो आप उनको धड़ाधड़ वीजे जारी करते हैं और जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो आप फिर इसको सियासी मसला बना के टीवी पे, पार्लियामेंट पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जिससे लोगों में जो यहाँ के सफेद फार्म लोग हैं, जो यहाँ के जो नेशनल है यहाँ के, वो फिर इमिग्रेंट्स को बुरा समझना, एक वेव, एक कैंपेन पूरी चलती है उनके खिलाफ और लोग उनको फिर बुरा समझना शुरू कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये इनकी वजह से हमारी जो जॉब्स वो जा रही हैं। तो ये एक ना सियासी एक मसला बना हुआ है। आप कह लें कि पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए इमिग्रेंट्स जो है ना उनको निशाना बनाया जाता है और इसका हल ना गुज़िश्ता जो 14 साल हुकूमत में रही टोरी पार्टी उन्होंने निकाला और माहरीन और इंसानी हकूक की तंजीमें कहती हैं मसले का हल इनसे भी नहीं निकलेगा, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सारे ऐलानात और इक़दामात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नवीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बरतानिया में जो इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसीज़ हैं नई, उनके बारे में बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।